हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी CTET की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि CTET की जो तैयारी है हमारी पेपर 2 SST की तैयारी चल रही है और उसमें हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, NCERT यानी कि आपका जो 30 नंबर का थ्योरी सेक्शन आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। NCERT की हम समरी देख रहे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे 8th क्लास की अपनी ज्योग्राफी की समरी यानी कि भूगोल की समरी देखेंगे। हमने कहाँ तक देख लिया, 6th क्लास के हमने कर लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। 7th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। 8th क्लास की हमने हिस्ट्री कर लिए कंप्लीट। आज ज्योग्राफी कर लेंगे। देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं। और कल हमारा पॉलिटिकल, यानी आज 17 तारीख है और कल आपके 18 तारीख है आपके। और एक चीज़ और, आपकी टैग वर्ड की वीडियो आने वाली है। तो टैग वर्ड की वीडियो के लिए आपको कहा था कि मैंने आज या कल में आपको टैग वर्ड की सारी वीडियो दी जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि टैग वर्ड से किस तरह पेपर सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं। इसमें चैप्टर दिए गए हैं 6 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है संसाधन, फिर है भूमि, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। ये सारे के सारे टॉपिक हमने कहीं ना कहीं एक तरह से 6th और 7th क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, पर वही रिपीटेड है बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो SST वालों, मैंने जो इतने भी स्टूडेंट हैं, मैंने एक चीज़ कहा था कि आपको भारत के संविधान की उद्देशिका को याद कर लेना। इसके क्रम कई बार पूछे गए हैं। इसमें कौन कौन सी वर्डिंग, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3-4 वर्ड दे देगा और उसमें से कहेगा नहीं उनमें से कौन सा वर्ड भारत की उद्देशिका में नहीं है, इस तरह पूछ लेगा। फिर आपसे क्रम पूछ लेता है कि क्रम में कौन कौन से हैं। जैसे क्रम में पूछा है संप्रभुता, संपन्न, समाजवाद, परंपरानिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये पूछ लेगा। फिर आता है न्याय, न्याय शब्द है कि नहीं है, राजनीति शब्द है कि नहीं, समानता शब्द है कि नहीं, इस तरह से पूछ लेता है आपसे। यानी कि पहली ये लाइन ही पूछ लेता है एक तरह से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? पहला ही प्रश्न ये आता है कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधनों के आपको पता होना चाहिए कि संसाधन क्या है। यानी कि सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, तो संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग, यानी कि उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो है संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या है, तो आपसे ये पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि संसाधन क्या है, इस तरह क्वेश्चन अटपटा नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। शब्दावली जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा। प्रौद्योगिकी, आपसे देखिए प्रौद्योगिकी हो गया, पेटेंट हो गया एक तरह से, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार हैं? एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव के वर्गीकृत रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हमें संसाधन है। जैसे कि क्या है आपका प्रकृति द्वारा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन कोई बता सकता है? जल है, मृदा है, खनिज है, प्राकृतिक संसाधन, ये सब आते हैं। और फिर आता है प्राकृतिक संसाधन विस्तृत रूप में नवीनीकरण और अनवीनीकरण होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नवीनीकरण संसाधन कौन से और अनवीनीकरण संसाधन कौन से? ठीक है, नवीनीकरण संसाधन कौन से? वे संसाधन जो शीघ्र ही नवीनीकरण अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं या इसकी कोई असीमित नहीं होते, यानी कि एक तरह से सीमित नहीं है। फिर आता है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन में आपका, जैसे अनवीनीकरण संसाधन वह संसाधन होता है जिसका भंडारण सीमित है, यानी कि जिसमें लग गया वो लिमिट, और जिसमें नहीं लगा यानी कि नवीनीकरण है, तो वो नेचुरल एक तरह से मान लीजिए जो आप पुनः यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कई बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों में कौन कौन से आते हैं बताइए? मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हो?
गाड़ी का, और गाड़ी किस पे चलती है, सड़क पर, तो वो आएगा मानव निर्मित संसाधन। पुल है वो मानव निर्मित, मशीन है वो है, वाहन है वो सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन आएगी। अब मानव संसाधन क्या होता है, जैसे डॉक्टर है ये मानव संसाधन की श्रेणी में आएगा, इंजीनियर है ये मानव संसाधन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए ज्ञान कौशल ये सब चीज़ें, मतलब जो ज्ञान की कौशल को ये बताता है वो मानव संसाधन। फिर आता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधनों को एक जगह सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया, यानी कि सुरक्षित रखा है और उनका पुनः उपयोग। जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि एक ही गाड़ी में एक व्यक्ति बैठ के जाता है और वो अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी मतलब शेयरिंग नहीं करता और वो उसको शौकी मानता है। तो उससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई पेट्रोल तो महंगा हो रहा है उसकी बात नहीं है, पर जो पोल्यूशन हो रहा है, आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और आज के टाइम पर गर्मियों में भी देखते हैं या फिर अक्टूबर तक पहले क्या होता था, सर्दियाँ शुरू हो जाती थी। जो बच्चे मतलब हम अपने टाइम की बात लेके चले, आप ही सोचो जब आप अक्टूबर के आसपास जो होता था, अक्टूबर के आसपास ये होता था स्कूलों में कि आपको ये कहा जाता था कि विंटर यूनिफॉर्म पहन के आना शुरू कर दो, और आज के टाइम पर नवंबर आखिरी तक भी हाफ साइड में हमारा काम चल जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में यही दिया गया है, तो आगे चलते हैं देखते हैं सेकंड चैप्टर में आपका क्या दिया गया। फिर आता है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, सारे के सारे संसाधनों के ऊपर ये तो आपको पता होना चाहिए। तंजानिया क्या है, तंजानिया अफ्रीका में है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि ये पीटर जो है क्या, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तंजानिया का हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भूमि, सबसे पहले आती है भूमि। आपको ये पता होगा कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है वो समुद्र से घिरी है और 30% जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, फिर आता है, आगे चलते हैं। भूमि क्षेत्र में आपके आते हैं पर्वत, पठार, ये सब कुछ इंक्लूडिंग हो जाते हैं। ठीक है, भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग क्या होता है, भूमि का उपयोग में जैसे हम कृषि करते हैं, वनों को लगाते हैं, खनिज जैसे सड़क उपयोग होता है, ये सब चीज़ें आ जाती है भूमि के इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे होगा, मृदा को एक तरह से संरक्षित करना, यानी कि मृदा में जैसे आप देखते हो कि मृदा को अपरदन का कारण होने लगता है, मृदा को लोग बाग उसका दोहन करने लगते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं भूस्खलन। भूस्खलन के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भूस्खलन, ये जो छोटी मोटी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती। चलिए आगे चलते हैं। अपक्षय, ये आपसे पूछा जाता है, ये शब्दावली याद कर लीजिए। तापमान परिवर्तन, तुषण क्रिया, पौधे और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा शैलों का टूटना और क्षय होना उसको कहते हैं। ठीक है, फिर ये आपको दिखाया गया मृदा निर्माण के प्रभाव को करने वाले कारक ये हैं। ठीक है, इधर क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है, जनक शैल यानी रंग गठन, ये रासायनिक पौधा आ जाता है। फिर उच्च तुरंगता, ढाल मृदा, और ये आ जाएगा। यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के जो देखा गया है, यानी कि आपके सीटेट में जो देखा जा रहा है, तो सीटेट में सबसे ज़्यादा क्या देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इतना डीपली पूछा जा रहा है, डीपली। ठीक है, पर इस बार हो रहा है ऑफलाइन पेपर, तो ऑफलाइन पेपर में जैसे पहले का ट्रेंड आता था उसी तरह का आएगा, तो आपको वही लेके चला जा रहा है। भारत में क्या है, भारत में जलोढ़, काली मिट्टी, लाल लैटेलाइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा जो होती है उस तरह की पाई जाती है। चलिए, ये क्या है आपसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ये, हाँ ये क्या है, सीढ़ीदार खेत है, यानी कि सीढ़ीदार जो होते हैं सीढ़ीदार खेत है, इस तरह का ये मान के चलना। वैदिका फार्मिंग, चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिक तीव्र ढाल बनाए जाते हैं और ताकि सपाट फसल उगाने के लिए उपयोगी हो। इसके प्रतिष्ठ यानी कि अपरदन को कम करती है, यानी कि आपको जो दिखाई गई ये वाली
ये आपसे पूछा जाता है। फिर आप इसमें कौन सा पूछा जाता है, रक्षक वाला कभी कभार पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए तटीय प्रदेशों में सूक्ष्म यानी कि एक तरह से क्या करता है, जो पेड़ों को लगा देते हैं और पेड़ों को लगाने का क्या किनारे किनारे एक तरह से लगा देते हैं और मृदा को अपरदन से रोकते हैं। फिर आता है जैसे आपको ये दिखाया गया ये इरिगेशन वाला, तो आपने कभी ना कभी जब आप 8th क्लास में होंगे करा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। चट्टानी बांध जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जल का तो आपको पता है, जल आपका कितने प्रतिशत है वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। जल संसाधन के संरक्षण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि आप जल को सुरक्षित कैसे रखोगे, यानी सुरक्षित वो अपने पीने के लिए जल को सुरक्षित कैसे उपयोग करोगे। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको फिटकरी का प्रयोग करोगे। फिर आता है उसे उबाल के पी सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें आपको कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये क्या है, सिल्क यानी कि सिल्क का कीड़ा है। सिल्क का कीड़ा किसके पेड़ पर रहता है, शहतूत के पेड़ पर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे और क्या दिखा रहा है, ये वन्य जीवन के बारे में बता रहा है। प्राकृतिक वनस्पति और जीवन की संरक्षण के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पूछा जाता है वही मैं बताऊंगा आपको। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक ही यानी एक या एक से अधिक परिस्थिति तंत्र को परिस्थिति यानी कि जो परितंत्र है परिस्थिति को एक ही उनकी रक्षा करने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में रखा जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए जैव मंडल, तो आपको पता है जैव मंडल के बारे में पूछा नहीं जाता पर आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें दूसरे चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट था, आगे देखते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन में सबसे पहले आता है आपको, जो आप बिजली यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा, आप ये सुना होगा कि न्यूक्लियर और या फिर खनिज से कोयले से उत्पादन होती है। तो ये आपको कोयले के बारे में बताया गया, कोयले और इसकी बिजली। फिर आता है सबसे पहला आता है खनिज। खनिज में दो रूप आते हैं, एक आता है धात्विक, एक अधात्विक। धात्विक में क्या होता है, लोह और अलोह। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है शैल। शैल क्या होती है, शैल तो आपको पता है सबको, शैल के बारे में हम 6th क्लास और 7th क्लास में पढ़ सकते हैं, तो वो बताना है। शैल जिसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाती है, तो आपको यही पता होना चाहिए अयस्क क्या होता है। ठीक है, धातु क्या होती है, जिसमें धातु होती हैं तो धातु में आ जाता है लोह, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सारे आ जाते हैं। अधातु में क्या आता है, अधातु में बताओ, पत्थर यानी कि पत्थर, अपरक्ष, ये सब चीज़ें अधात्विक उसमें आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खनिज के निष्कर्ष यानी कि खनन, इसमें आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। एक आता है खनन, फिर आता है अखनन और एक आता है प्रवेदन। ठीक है, खनन में आता है कूपक यानी कि एक तरह से खोदकर, और एक आता है वृत्त खनन। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ये पूछा गया है तो आपको इसलिए मैंने बता दिया गया है। जैसे ये आपका है तेल निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो किस में आती है, देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। पहला इम्पोर्टेंट है खनिज के जो कम गहराई में स्थित है वह पर जो ऊपर की सतह से हटाकर निकाले जाते हैं उसे वितरित खनन कहते हैं। गहन वेदन यानी कि कूप में जैसे निकाला जाता है तो उसे कूप कहते हैं। ठीक है, अधिक गहराई की स्थिति में खनिज को पोंछ कर बनाया जाता है तो उसे कूपन कहते हैं। यानी एक तरह से जैसे आपने देखा होगा कि बोरवेल किया जाता है तो क्या करा जाता है, गड्ढे खोद के एक तरह से कूपन की प्रक्रिया करी जाती है, तो वही आपकी प्रक्रिया कूपन खनन। ठीक है, फिर आता है खनिज के वितरण यानी कि आपसे एक चीज़ और, प्रवेदन और अखनन। ये आपसे पूछा जाए तो प्राकृतिक गैस की तरलता से बहुत ही नीचे पाई जाती है, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपन जो खुदाई करी जाती है उससे क्या कहते हैं, प्रवेदन। ठीक है, सतह के निकट स्थित, एक मिनट, सतह के निकट स्थित खनिजों की जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से
खोद कर निकाला जा सकता है उसे खनन कहते हैं। ठीक है। फिर आता है खनिज के वितरण, यानी खनिज के वितरण, ये आपको बताया गया कि खनिज में सबसे ज़्यादा, हाँ एक क्वेश्चन में पूछा जाता है इंडिया में किस किस के भंडारण है। देखिए इंडिया में यह है लोहे का, तो इंडिया में लोहे के भंडारण है, और लोहे के भंडारण और एक भंडारण है बैक्साइट का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। खनिज का उपयोग, खनिज के उपयोग में खनिज के संरक्षण। फिर आता है खनिज का संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। खनिज का संरक्षण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर खनिज का जो हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे, जैसे आप सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हो, पर अगर जो संसाधन है उसका लगातार चलिए आगे देखते हैं। खनिज का संरक्षण बढ़ लिया। यानी शक्ति संसाधन में आपको पता ही है। ये देखिए इसमें एक चीज़ आता है परंपरागत स्रोत और ईंधन। यानी कि परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो होते हैं, जैसे कि आपका दो पूछा जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा सकते हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन के परंपरागत सोर्स में दो मुख्य, एक ईंधन के श्रेणी में आता है और एक, यानी कि दूसरा कौन सा आता है, एक तरह से कोयला। ठीक है। फिर आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। जो डायग्राम जो है सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में जितने ये फिगर आउट है और जो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की हर दोनों चीज़ों की क्या क्या लाभ और हानि है, यानी कि लाभ और हानि के रूप में पूछा जाता है। आसानी से परिवर्तनीय, यानी टैंक में लेके जाया जा सकता है। फिर आता है प्राकृतिक गैस को पाइपों में लेके जाया जाता है, तरल होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। फिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कौन है, ईंधन और कोयला। ईंधन में कौन कौन सा आ जाएंगे आपका, जो प्राकृतिक, जो ईंधन में परंपरागत स्रोत में आपका बताइए कौन कौन से आएंगे। ग्रीन हाउस गैस आ जाएगा, ये सब चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है जैसे कि आप आजकल एक ट्रेंड चल रहा था, पहले क्या था बायोगैस का। बायोगैस भी आपका किस में आता है बताइए, कोई बता सकता है बायोगैस गैस किस में आता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। पौधे के जीवाणु को आश्रय के रूप में लाखों वर्ष तक धरती में दबे रहते हैं और उसके बाद क्या बन जाता है, एक तरह से वो परिवर्तन होकर जीवाश्म ईंधन के रूप में आ जाते हैं। ठीक है। फिर आता है कोयला। कोयले के आ जाती है, कोयले की बात आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना। ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है। और मसालों की श्रेणी में किसे कहा जाता है, काली मिर्ची को। ठीक है। चलिए प्राकृतिक गैस आ जाएगी, प्राकृतिक गैस आपके आ जाएगी। फिर आता है जल विद्युत। जल विद्युत के में क्या आ जाता है, जल विद्युत में आपको पता ही है कि यहाँ पर एक डैम बनाया जाता है, जैसे डैम बन गया और यहाँ पर जैसे जल का भंडारण किया और जल के भंडारण से फिर इसके टरबाइन को घुमाया गया और उससे बिजली पैदा होती है, तो उसे कहते हैं जल विद्युत। फिर आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में पता ही आपको आजकल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का जोर दिया जा रहा है, जैसे कि सोलर प्लेट लगा के। पवन ऊर्जा में क्या होता है, पवन की चक्की लगाई जाती है, वो आ जाएगा। ठीक है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में परमाणु के नाभिकों को एक तरह से यूज़ कर उस पर कार्य किए जाते हैं। फिर आता है सोलर कुकर का। सोलर कुकर का ये आपको पता ही है, इसे छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। बायोगैस। अब देखिए बायोगैस के बारे में आपको बताया था, बायोगैस किसके लिए, ये आपका बायोगैस का हो गया। इसमें जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया है। आगे देखते हैं चैप्टर नेक्स्ट। फिर आता है कृषि। कृषि में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा आता है कि एक तो मृदा के ऊपर, फिर दूसरा जो कृषि का, यानी किसानों का मित्र कौन है। किसानों का मित्र कौन है बताइए, कोई बता सकता है किसानों का मित्र कौन है, केचुआ। याद रखना केचुआ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपी टेट वाले तो हर बार पूछते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर ये नहीं, इस तरह के जो सोचते हो ना कि आप एग्रीकल्चर शब्द क्या है, ये नहीं पूछा जाता है आजकल। चलिए आपको पता ही इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर का एक हब माना जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। कृषि तंत्र का नहीं पूछा जाएगा, छोड़िए। देखते हैं और क्या है। कृषि के प्रकार पूछा है। निर्वाह कृषि, यानी कि निर्वाह कृषि का पूछा जाता है। इस प्रकार की कृषि में जो एक पूरा परिवार लगा होता है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि मतलब जैसे कि आप मान के चलिए एक तो घर का व्यापार है, यानी कि एक का व्यक्ति का घर का बिजनेस है
उसमें लगा हुआ, और एक है क्या नाम अपना यानी कि एक आदमी, सिंगल आदमी उसी एक बिजनेस में लगा हुआ, उसे कहते हैं वाणिज्य कृषि। ठीक है, एक व्यक्ति वाणिज्य कर रहा है, उसे व्यापार के तौर पर रख रहा है, और एक क्या कर रहा है, उसे घर के तौर पर रख रहा है और उसी में लगा हुआ है, तो उसमें आ जाता है। फिर आता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में एक तरह से एक उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ प्रचलित है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे आता है चलवा से पशुचारण, यानी कि पशुचारण में होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो राजस्थान और इस तरफ के जो एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, भेड़ को या ऊँटों को एक आदमी लेके जैसे घूमता रहता है। उनमें उन्हें क्या करता है, वो जहाँ पर उन्हें यानी संसाधन मिलते हैं या खाने पीने की चीज़ मिलती है, उन्हें खिलाकर और फिर लेके चलता रहता है। तो इस तरह से आपको जैसे वही पुराना सिस्टम झूम खेती वाला, झूम खेती में क्या होता था, यहाँ कर कृषि, फिर दूसरी जगह चले गए, और वो किस लिए जाते थे, वो इसलिए जाते थे जो उनके पास जो जानवर होते थे, यानी कि भेड़ होती है, बकरी होती थी, या फिर जो जितने भी जानवर थे, उन्हें क्या करते थे, सर्दियों के मौसम में क्या करते थे, नीचे ले आते थे पहाड़ियों से, और गर्मियों के मौसम में ऊपर ले जाते थे। इस तरह से कार्य करे जाते थे। फिर आता है मिक्स कृषि, यानी कि मिश्रित कृषि क्या होती है, एक ही जगह पर कई फसलों को उगाना को मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार का है, जिसमें चाय, केवा, काजू, रबड़, इस तरह के केले वेले आते हैं। ठीक है, फिर आता है मुख्य कृषि। मुख्य कृषि में जो सबसे आता है चावल, गेहूँ, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर चावल क्या होता है, चावल आपको पता है उष्णकटिबंधीय और उपेक्षित कटिबंधीय प्रदेशों में का आहार है, और ये किस में उगाया जाता है, एक तरह से पानी की जैसे पानी में इसकी सीड लगाई जाती है एक तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मक्का आ गया, कपास। कपास क्या है, कपास को जो क्या चाहिए, कपास को उच्च तापमान चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। और कपास भारत में कहाँ पाया सबसे ज़्यादा कृषि होती है, एक ही बार पूछा गया कपास के ऊपर वो। और कपास के किस में होता है, काली मिट्टी में, यानी कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी आप है गर्म एवं आर्द्र जलवायु के जो क्षेत्र में होती है। आगे देखते हैं, कृषि का विकास इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत एक फॉर्म इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आ गया, ये तो आपको पता ही है कि पहले, यानी कि अमेरिका में बड़े फार्मों पे जो हवाई जहाज़ों से पानी और उनके कीटनाशक गिरे जाते हैं। चलिए, इस सेक्टर में भी जो इम्पोर्टेंट है वो। अब आगे आ जाता है उद्योग। उद्योग में आपको पता होगा, आपसे एकल उद्योग, द्वितीयक उद्योग, ये आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि क्रियाओं की श्रेणी में और उद्योग की श्रेणी में आपको पता होना चाहिए उद्योग क्या है। फिर आता है उद्योग के वर्गीकरण, यानी कि उद्योग के वर्गीकरण में कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किए जाते हैं। कच्चा माल के आधार पर कौन से, जैसे खनिज हो गया, खनिज आधारित उद्योग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर आ जाता है कृषि उद्योग, इसमें आ जाता है खनिज उद्योग, ये सब आ जाते हैं। आकार आगे देखते हैं। स्वामित्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे 8th क्लास की किताब में आपकी कुछ भी, मुझे लग तो रहा नहीं कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपका पूछे जाते हैं। 6th और 7th में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी की किताब में थी। फिर आ जाता है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़िए। औद्योगिक तंत्र में ये भोपाल गैस वाला पूछा जाता है कि भोपाल गैस, यानी कि भोपाल गैस वाला क्यों पूछा जाता है, भोपाल के त्रासदी के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 मार्च इतने में लगभग इतने घंटे को भोपाल त्रासदी के दुर्घटना के बारे में पूछा जाता है। तो भोपाल त्रासदी के, और यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री है, और इसका फैक्ट्री का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये कार्बाइड फैक्ट्री का नाम याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं इसमें। और जमशेदपुर, आपको पता है जमशेदपुर टाटा के, यानी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं पिट्सबर्ग, ये इम्पोर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अहमदाबाद छोड़ दीजिए, ओसाका। चलिए, इसमें लास्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं लास्ट। मानव संसाधन। मानव को एक संसाधन के रूप में माना जाता है। आपको पता ही है कि मानव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि आप हो, यानी कि आप टीचर हो,
तो आप क्या कर रहे हो, संसाधन का काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, तो वो हो गया मानव संसाधन। यानी इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में इसमें मंत्री यानी मंत्रालय का निर्माण लोगों को कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे प्रदर्शित होता है कि लोगों को देश के कितनी महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवकों ने 16 से 20 तक प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। ये छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर आता है जनसंख्या वितरण के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत की जनसंख्या में जो जनगणना होती है, आपको पता है 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। कब होनी थी? 21 में होनी थी, और वो किसकी वजह से नहीं हुई? कोविड की वजह से नहीं हुई। तो अब क्या होगा, और हमारा देश क्या है, अब जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है, यानी चाइना को पिछाड़ दिया है। चलिए, इसमें क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या पूछा जाता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु भौगोलिक कारक, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण, ये कारक पूछे जाते हैं, तो आपको होना चाहिए स्थलाकृति, जलवायु। भाई आप ये बताओ, आप रहना कहाँ पसंद करोगे? जहाँ पर सब समान होंगे, स्थलाकृति भी होगी, जल अच्छा मिलेगा, मृदा भी अच्छी मिलेगी, खनिज संसाधन मिलेंगे आपको, इसको यानी कि आप ऐसी जगह रहना चाहोगे जहाँ पर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए भी 6-7 घंटे लगाए, या फिर ऐसी जगह रहना चाहोगे कि स्कूल आपके 1-2 किलोमीटर के अंदर में हो। ये भी संसाधन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड के बारे में ध्यान कर लेना। जनसंख्या पिरामिड जो है सबसे इम्पोर्टेंट पिरामिड के रूप में माना जाता है, और इसमें भी जनसंख्या पिरामिड में अगर आपको देखते हैं, प्रवासी है और अप्रवासी। प्रवासी है क्या होते हैं? जो व्यक्ति देश में रह रहे हैं, और अप्रवासी होते हैं जो नए देश में जाते हैं के रहने लगते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप, ये जो मैं जनसंख्या संकट का कारण है जो इसमें है। अब नहीं, हाँ ये रहा, देखिए जनसंख्या पिरामिड, ये है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? और स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को दर्शाता है। स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, और इसमें क्या है, इस तरफ आयु रहती है और इस तरफ रहती है जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए इसमें जो कम एज का, यानी कम एज का, देखिए यहाँ पर कितना गया है 9, और यहाँ पर कितना गया है 8.5, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या 0 से 4 में 9 और 8 का इतना अंतर आ जाता है। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, जनसंख्या पिरामिड की जगह स्त्रियों को भ्रूण हत्या के रूप में, आप कानून का है क्या है, भ्रूण हत्या में क्या कर देते हैं, मार देते हैं, कि उससे कि लड़कियां हैं उनको इस तरह से उनका एक तरह से क्या करते हैं, पहले ही अबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जापान की जो जनसंख्या है वो किस तरह की जनसंख्या है? कोई बता सकता है? जापान की, ये आपके सामने है जापान की जनसंख्या। जापान की जनसंख्या किस तरह की जनसंख्या है? ये भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि जनसंख्या पिरामिड के अनुसार भारत की जनसंख्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये क्या है, ये है जापान की जनसंख्या। इसलिए भारत के लोग के जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे आगे होते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। मूल अधिकारों के बारे में बताया, ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो चलिए आपके क्या 6th क्लास की हुई NCERT यानी 6th, 7th, 8th में ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब खत्म हो गए। कल बच रहा है पॉलिटिकल, यानी कि आपकी पॉलिटिकल की भी NCERT कवर हो जाएगी, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस समरी, यानी कि समरी के रूप में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।